एक शांत दोपहर में शहर के भीड़ भाड़ वाले मुख्य बाजार की एक किनारे की सड़क पर मागमा देवी अपनी चिरपरिचित मुद्रा में बैठी थी। उनकी छोटी सी टोकरी में धूप में चमकते हुए मीठे रसदार अमरूद सजे थे। मागमा देवी का जीवन किसी खुली किताब से कम नहीं था। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना था और उन्हें हीरे की तरह पाला था। उनकी बड़ी बेटी नंदिनी सिन्हा देश की बर्फीली सरहदों पर तैनात एक फौजी अफसर थी, जो शौर्य और समर्पण की मिसाल थी। वहीं उनकी छोटी बेटी सावित्री सिन्हा इसी शहर की युवा जिलाधिकारी डीएम थी, जिसके कंधों पर पूरे जिले के प्रशासन का भार था। जब कोई राहगीर या कोई परिचित उनसे पूछता था, अम्मा, आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो मागमा देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ जाती थी जो सूरज की रोशनी को भी मात दे दे। वो एक गहरी सांस लेकर पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती थी, एक मेरी बेटी देश की रक्षा करती है और दूसरी मेरे इस जिले की। लेकिन अपनी बेटियों के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद मागमा देवी ने अपनी आदत नहीं छोड़ी थी। वो कभी कभी अपनी पुरानी दुनिया और मेहनत को याद करते हुए बाजार में अमरूद बेचने आ जाती थी। लेकिन इस बात की भनक उन्होंने अपनी बेटियों को कभी नहीं लगने दी। वो नहीं चाहती थी कि उनके ऊंचे ओहदे पर उनकी सादगी का कोई साया पड़े। सब कुछ अपने सामान्य ढर्रे पर चल रहा था। तभी एक अप्रिय घटना ने शांति भंग कर दी। एक सफेद बुलेट मोटरसाइकिल की तेज आवाज ने बाजार का ध्यान खींचा। उस पर अरुण चौधरी नामक एक इंस्पेक्टर सवार था। अपनी वर्दी की अकड़ और रौब में डूबा अरुण सीधे मागमा देवी की टोकरी के पास आकर रुका। उसने अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी की, एक पल के लिए मागमा देवी को देखा और बिना किसी शिष्टाचार के टोकरी में से एक अमरूद उठाया और तुरंत मुंह में डाल लिया। मागमा देवी थोड़ी सहम गई, पर सम्मान से बोली, साहब, अमरूद बहुत मीठे हैं, अगर आप चाहें तो मैं ताजा तोल दूं। अरुण चौधरी ने अपने कंधे उचकाए और एक रूखेपन से जवाब दिया, हाँ, दे, 1 किलो कर दे, और तबरदार, अगर माल नराब निकला तो। मागमा देवी के हाथ, जो उम्र और मेहनत से कांपते थे, बड़ी मुश्किल से अमरूद तौलकर पॉलिथीन में डालने लगे। जैसे ही उन्होंने पैकेट अरुण को दिया, अरुण ने उसे लिया, सामने ही एक अमरूद निकाला, काटा और खाने लगा। कुछ देर तक बेपरवाही से चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए जमीन पर थूका और गुस्से से कहा, ये क्या बेचा है तूने? एकदम बेस्वाद और बेजान। अमरूद मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। मागमा देवी की आंखों में डर झलक आया। वो गिड़गिड़ाकर बोली, नहीं साहब, ये बहुत मीठे हैं, मेरी आज तक शिकायत नहीं आई। आप दूसरा चक्कर देख लीजिए। लेकिन अरुण चौधरी की नीयत शराब थी। वो क्रूरता से हंसा और बोला, चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। और सुन, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब निकल यहां से। मागमा देवी ने हिम्मत बटोरी और हाथ जोड़कर याचना की, साहब, बहुत मेहनत से लाई हूं, सारा दिन इसी आस में बैठी हूं, थोड़े पैसे तो दे दीजिए। ये सुनते ही अरुण चौधरी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से आग बुला हो गया। उसने नीचे झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ, जहां गंदगी और गाड़ियां थी, जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई। उनकी दिन भर की कमाई, उनकी मेहनत और उनका स्वाभिमान सब सड़क पर बिखर गए। अमरूद गाड़ियों के टायरों के नीचे कुचले गए और बाकी नाली में गिर गए। मागमा देवी सदमे में थी। उनकी आंखों से टप-टप आंसू बहने लगे। वो बेबस होकर अपने कुचले गए अमरूद और अपनी लूटी गई इज्जत को देख रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन उस वर्दी वाले के डर से किसी ने आवाज नहीं उठाई। लोग तमाशा देख रहे थे। अरुण चौधरी ने अपनी मूंछों पर शान से ताव दिया।
मोटरसाइकिल स्टार्ट की और जोरदार आवाज करते हुए बिना किसी पछतावे के वहां से चला गया। उस भीड़ में एक युवक जिसका नाम रोहित था, पास की एक छत से ये सब देख रहा था। रोहित मागमा अम्मा का बहुत सम्मान करता था। उसका खून खौल उठा। उसने बिना किसी देरी के अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। वो जानता था कि मागमा अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने किसी तरह नंदिनी सिन्हा का नंबर खोजा और तुरंत वीडियो उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया। साथ में उसने एक छोटा लेकिन दिल दहला देने वाला संदेश लिखा। नंदिनी दीदी, आज बाजार में आपकी मां के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। आप देखिए, हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच सीमा की एक चौकी पर भौजी अफसर नंदिनी सिन्हा अपनी राइफल की सफाई कर रही थी। तभी उनके फोन पर व्हाट्सएप की आवाज आई। उन्होंने देखा कि एक अनजान नंबर से वीडियो आया है। उन्होंने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, नंदिनी के चेहरे का रंग उतरता गया। उसकी फौलादी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो गई। जब उसने अपनी मां को रोते हुए और उस इंस्पेक्टर को टोकरी फेंकते देखा तो उसका हाथ कांपने लगा। उसकी मां, जिसने देश की बेटी को पाला था, आज सड़क पर बेबस रो रही थी। उसके अंदर का फौजी अनुशासन और बेटी का हृदय एक साथ विद्रोह कर रहे थे। उसने तुरंत अपनी छोटी बहन डीएम सावित्री सिन्हा को वो वीडियो फॉरवर्ड किया। सावित्री उस वक्त अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग में थी। अपनी बड़ी बहन का कॉल देखकर उसने मीटिंग रोकी और फोन उठाया। हाँ दीदी, सब ठीक है? ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। नंदिनी की आवाज में एक भयानक गुस्सा और टूटन थी। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। सावित्री ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मां सड़क पर बिखरे हुए अमरूदों के लिए रो रही है। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी मां की इज्जत को रौंद दिया था। सावित्री की आंखों में भी आंसू आ गए, पर वो तुरंत संभल गई। वो डीएम थी। उसे भावनाओं से नहीं, कानून से लड़ना था। नंदिनी ने फोन पर गुस्से से कहा, मैं आ रही हूं, मैं छुट्टी ले रही हूं, मैं उस वर्दी को फाड़ दूंगी। सावित्री ने आवाज को नरम पर दृढ़ करते हुए कहा, नहीं दीदी, आपकी जरूरत सरहद पर है। ये मेरा इलाका है। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। मां को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के दायरे में रहकर। नंदिनी कुछ देर चुप रही। वो अपनी बहन के दृढ़ संकल्प को समझ गई। ठीक है, उसने कहा, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। सावित्री ने कहा, आप चिंता न करें, अब ये मेरा काम है। और उसने फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं समाप्त होती है, आप सब जा सकते हैं। सावित्री ने एक गोपनीय निर्णय लिया। वो सरकारी गाड़ी और डीएम की वर्दी को छोड़कर एक साधारण निजी गाड़ी से अपने पुराने घर की ओर निकली। रास्ते में उसने अपने दफ्तरी कपड़े बदलकर एक साधारण लाल रंग का सलवार सूट पहना। वो अपनी मां के पास बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वो घर पहुंची तो मागमा देवी एक कोने में शांत बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। सावित्री को अचानक देखकर वो घबरा गई। सावित्री, तू यहां? सब ठीक तो है? सावित्री कुछ नहीं बोली। वो अपनी मां के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मागमा देवी ने सिसकते हुए कहा, क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो। और वो पुलिस वाला है, छोड़ उसकी बात। आज तू इतने दिनों बाद आई है, मैं बहुत खुश हूं। सावित्री ने अपनी मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ थाम लिया। उसने आत्मविश्वास से कहा, अब आप गरीब या अकेली नहीं हैं। मां, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूं, जिसने भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी।
आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। उस रात सावित्री ने पूरी योजना बनाई। वो जानती थी कि अगर वो डीएम बनकर थाने जाएगी तो सब डरकर झुक जाएंगे और असली गुनाहगार अरुण चौधरी बच निकलेगा। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने पीले रंग का सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम विकास को फोन किया। विकास, मैं तुम्हें एक बेहद गोपनीय काम दे रही हूं। यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। जी मैडम, हुक्म कीजिए। मैं अभी सिविल ड्रेस में एक आम महिला बनकर शहर के कोतवाली थाने में एफआईआर लिखवाने जा रही हूं। अपनी पहचान छिपाकर मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। सावित्री ने फोन रखा। अब खेल शुरू होने वाला था। सावित्री ने चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वही था जो उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँग रहा था और इंस्पेक्टर अरुण चौधरी अपने साथी शो संदीप राणा के साथ चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहा था। सावित्री डरते डरते उनकी मेज के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। शो संदीप राणा ने उसे सिर से पांव तक देखा। हां, क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, अरुण चौधरी चौकन्ना हो गया। उसने सावित्री को घूर कर देखा। क्या? इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा? और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला की अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। सावित्री ने जानबूझकर अपनी आवाज में घबराहट लाने की कोशिश की। ये सुनते ही अरुण और संदीप जोर जोर से हंसने लगे। अरुण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओहो, तो तू उस बुंगिया की बेटी है। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी नहीं पड़ेगी? चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। सावित्री ने साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन ये चैरठानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। शो संदीप गुर्राया। चुप, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। निकल यहां से। सावित्री वही खड़ी रही और बोली, मैं एफआईआर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूल रही थी। सर, गंगा प्रसाद यादव जी थाने में आ रहे हैं। गंगा प्रसाद यादव शहर का सबसे बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। उसका नाम सुनते ही अरुण और संदीप के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे, जल्दी करो, गेट खोलो। एक सफेद एसयूवी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने गंगा प्रसाद यादव उतरा। अंदर आते ही उसने हंसते हुए कहा, क्या हाल है चौधरी? कामधाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा वुर्गा फंसाया कि नहीं आज? अरुण और संदीप हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी गंगा प्रसाद की नजर कोने में खड़ी सावित्री पर पड़ी। सावित्री को देखते ही उसके चेहरे की हंसी अचानक गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वो जिस लड़की को एक आम महिला समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी घिघी बंद गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और सावित्री के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहां? इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर अरुण और शो संदीप राणा हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये हो क्या रहा है? ये तो उस बुघिया की बेटी है। गंगा प्रसाद जी इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं?
जिस गंगा प्रसाद यादव के सामने पूरा जिला झुकता है, वो इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने क्यों झुका है? ये लड़की कौन है? अरुण ने धीरे से संदीप से पूछा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से जिले के एसपी, डीएसपी और कई बड़े आईएएस अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप सावित्री के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। अरुण चौधरी और संदीप राणा पत्थर के बुत बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में अरुण चौधरी की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिले की डीएम मैडम सावित्री सिन्हा के सामने खड़े हो। डीएम मैडम, ये शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। अरुण और संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपते हुए सावित्री को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले अमरूद वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। सावित्री की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अरुण चौधरी और शो संदीप राणा, यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। सावित्री ने आदेश दिया, एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी का रौब दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसपी साहब ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता गंगा प्रसाद यादव ने हिम्मत करके कहा, मैडम, नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। सावित्री ने घूमकर गंगा प्रसाद को ऐसी नजर से देखा कि वो कांप गया। नेताजी, ये नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है तो अब इन्हें कानून समझाएगा। और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। गंगा प्रसाद यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि इस नई डीएम से टकराना आसान नहीं है। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था, जिसे सावित्री ने पढ़ लिया था। चौथा भाग, पलटवार और अंतिम जीत, दी फाइनल स्टैंड ऑफ। अगली सुबह सब समझ रहे थे कि डीएम बेटी ने अपनी मां को इंसाफ दिला दिया है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सावित्री जानती थी कि यह तूफान से पहले की शांति है। एक रात जब वो अकेली खाना खा रही थी, तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, डीएम साहिबा, शहर में नई हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। सावित्री ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। सावित्री के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो समझ गई कि गंगा प्रसाद यादव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये लड़ाई अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब सिर्फ अपनी मां की इज्जत ही नहीं, बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उसने तुरंत एसपी को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिसकर्मियों को तैनात करने को कहा। वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। सावित्री को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई है, लेकिन वो तूफान से पहले की अंतिम शांति थी। एक सुबह मागमा देवी बाजार में अपने अमरूद की टोकरी लगाकर बैठी ही थी
कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा जिसे सावित्री नहीं जानती थी। इंस्पेक्टर ने मागमा देवी की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन अमरूदों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने अमरूदों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले और चिल्लाया, सर, मिल गया नशीला पदार्थ। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती है। मागमा देवी सुन्न रह गई। वो रोते हुए बोली, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है। किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। डीएम सावित्री सिंह की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ये गंगा प्रसाद यादव का मास्टर स्ट्रोक था। उसने सावित्री पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी मां, पर वार किया था। सावित्री एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता, और अगर वो चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। तभी उसकी बहन आर्मी अफसर नंदिनी का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूं। मैं उस गंगा प्रसाद को नहीं छोड़ूंगी। सावित्री ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर किया। नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह चैटनूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी, और जीतेगी भी। सावित्री ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूं आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं, ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। सावित्री का यह दाव देखकर गंगा प्रसाद यादव भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि सावित्री बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। लेकिन सावित्री सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने तुरंत रोहित को बुलाया, जिसने पहला वीडियो बनाया था। सावित्री ने कहा, रोहित, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ, उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। रोहित तुरंत तैयार हो गया। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी मागमा देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर अरुण चौधरी के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। यह सारा खेल गंगा प्रसाद यादव ने अपने पिट्ठू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अब बारी सावित्री की थी। उसने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। यह खबर सुनते ही गंगा प्रसाद यादव के खेमे में खलबली मच गई। उसने तुरंत अरुण चौधरी को फोन किया। वो आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। उसको कुछ करो, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। गंगा प्रसाद को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्विलांस पर था। अरुण चौधरी और संदीप राणा उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही
शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे। सावित्री और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने गंगा प्रसाद यादव के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब गंगा प्रसाद यादव अपने घर पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम सावित्री सिंह, एसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मैडम? सावित्री ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता लाकर कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। गंगा प्रसाद चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, सबूत है। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह को ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। गंगा प्रसाद यादव का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम मागमा देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आई तो सावित्री उन्हें लेने आई थी। मां बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। सावित्री ने अपनी मां से कहा, अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं है मां। अगली सुबह सावित्री अपनी मां को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी पोस्टिंग पर लेकर चली गई। मां और बेटी अब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। जब उसकी बड़ी बहन नंदिनी को आर्मी से छुट्टी मिलती तो वह भी आ जाती। तीनों एक साथ सुख और सम्मान के साथ रहते। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि सच्ची ताकत वर्दी या पद में नहीं, बल्कि सही समय पर सही इरादे से लिए गए फैसले और न्याय के प्रति समर्पण में होती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सावित्री का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। उसका छिपकर एफआईआर लिखवाने का साहस या उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून का सम्मान करने का फैसला। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल स्टोरी सुख को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सच्ची प्रेरणा और शिक्षा से भरी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।